हेलो क्लास 8। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 किशोर अवस्था एडोलसेंस। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी माता के गर्भ में आने के बाद शिशु में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। पैदा होने के पश्चात 10 या 11 वर्ष की आयु में एकाएक वृद्धि में तीव्रता होती है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो होती है बच्चों, वो किशोर अवस्था में ही होती है। ठीक है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। बचपन अर्थात बाल अवस्था 10 वर्ष तक चलती है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, जिसे हम किशोर अवस्था एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है। टीनेज काल में मानव शरीर में बहुत सारे शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? किशोर अवस्था की अवधि के विषय में विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ। ठीक है। शैशवावस्था इन्फेंसी, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्री अडोलसेंस किशोर अवस्था एडोलसेंस, और प्रौढ़ता अडल्टहुड मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ठीक है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हम शैशव अवस्था बोलते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चे बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। लगभग 2 वर्ष से लेकर 10 से 11 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था और पूर्व की किशोर अवस्था का चरण है। बाल अवस्था के दौरान बच्चे एक निश्चित दर पर आकार और वजन में वृद्धि करते हैं। वो बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं। वे विद्यालय जाते हैं और कई चीजें सीखते हैं। वे अपनी दिनचर्या की गतिविधियां स्वयं भी करने लगते हैं। बाल अवस्था और प्रौढ़ता के मध्य की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का इशारा है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था यंग एज में कदम रख रहे हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप परिपक्वता, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, तो किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था बच्चों लगभग 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक होती है। 18 से अथवा 19 वर्ष की आयु तक ही रहती है। यदि अवधि, क्योंकि अंग्रेजी टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोर को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। ठीक है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। प्यूबर्टी, यौवनारंभ, किशोर अवस्था का प्रारंभ यौवनारंभ कहलाता है। यह वह उम्र होती है बच्चों जिसमें लिंग हार्मोन या युग्मक पैदा होने प्रारंभ हो जाते हैं तथा लड़का और लड़की यौन दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं या प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं। यौवन आरंभ लड़कों की तुलना में लड़कियों में जल्दी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियां जो हैं 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच तरुण अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़कों में ऐसा 13 से 14 वर्ष के बीच होता है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन यौवनारंभ प्यूबर्टी का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ या यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस एट प्यूबर्टी, आप स्वयं अपने शरीर और दोस्तों में होने वाले बहुत से परिवर्तनों को देख सकते हैं। ये सब यौवनारंभ अर्थात युवा अवस्था के कारण है। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी हड्डियां अर्थात हाथ एवं पैरों की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। ये देखिए बच्चों, ये तालिका है उम्र के साथ लड़कों और लड़कियों की ऊंचाई में संभावित वृद्धि दर्शाती है। देखिए वर्षों में आयु है, ये पूर्ण लंबाई का प्रतिशत आपको दिया गया है। इस टेबल को अच्छे से पढ़िएगा। इस तालिका का प्रयोग करके हर कोई व्यक्ति संभावित ऊंचाई का पता लगा सकता है। वृद्धि काल के अंत में निम्नलिखित सूत्र से वह पूर्ण लंबाई का पता लगा लेगी। पूर्ण लंबाई सेंटीमीटर, वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई गुणे 100।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल के समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी, ये आपको दिया गया है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्वर में परिवर्तन होता है, आवाज में परिवर्तन हो जाता है अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रभाव होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में, आप देख सकते हैं, दिखाई देने लगता है, जिसे हम एडम्स एम्पल कंठमणि भी कहते हैं। ठीक है, लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है अतः बाहर की समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारव्त हाई पिच्ड वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियां अनियंत्रित वृद्धि हो जाती हैं और आवाज फटने या भरने लगती हैं। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है और इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां, एक्ने, पिंपल्स, मुहासे भी आने लगते हैं। जनन अंगों में परिपक्वता हो जाती है। किशोर अवस्था में अंत तक नर जनन पुरुष जैसे कि वृषण एवं लिंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वृषण में शुक्राणु का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का बनना भी प्रारंभ हो जाता है और मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास भी होता है। इस चरण के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। क्या? अधिक स्वतंत्र और आत्म जागरूक हो जाते हैं और वो समझने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ संबंध विकसित करने का आग्रह हो सकता है। उन्हें उनको दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं। भावनात्मक समय होता है। इस चरण में हार्मोन मनोदशा को परिवर्तित कर सकते हैं। एडम्स एप्पल स्वर यंत्र में वृद्धि गर्दन में एक सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों की भांति लड़कियों में भी बगल एवं जांघ के ऊपर भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व का हो जाता है। लड़कियों में कुछ उभयनिष्ठ लक्षण, बगल तथा जांघ के ऊपरी भाग में बाल। किशोर अवस्था में होने वाले या परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। ये अंतस्त्रवी ग्रंथियों, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, अथवा अंतस्त्रवी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन, मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है या लड़कों में परिवर्तन का कारक है। ठीक है, हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से एक और हार्मोन अंडे की परिपक्वता और शुक्राणुओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। अतः स्त्रवी ग्रंथियां नली विहीन ग्रंथियां हैं, जिसका अर्थ है कि एक हार्मोन प्रवाह के माध्यम में लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका रहती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्त्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल टारगेट हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है और हमारे शरीर में अनेक अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन जनांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर तथा एस्ट्रोजन स्त्री मादा रुधिर प्रवाह में स्त्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचाता है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीप्त करता है। मानव में जनन काल की अवधि, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमंस,
रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। जनन चरण यौवन की शुरुआत से प्रारंभ होता है और यह समान उम्र के लड़कों और लड़कियों में देखा जा सकता है, परंतु पुरुषों में जनन क्षमता स्त्रियों की तुलना में बहुत लंबे समय तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में ही हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन फर्टिलाइजेशन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। ठीक है, इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसे रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है और पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है और इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका मुक्त होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लगता है। संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? देखो बच्चों, जैसे कि एक बच्चे का लिंग निर्धारण युग्मनज में होने वाले गुणसूत्रों के संयोजन पर निर्भर करता है। मानव जो है सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में मानव के कितने गुण होते हैं? 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े समरूप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, मेल के गुणसूत्र क्या है? मेल के गुणसूत्र XY है और स्त्री के गुणसूत्र XX है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप ये देख सकते हो ये XX है और ये XY है। सो अगर इनकी संतान लड़का होगी या लड़की, ये डिपेंड करता है किस पे? ये पूरी तरह से पुरुष पे डिपेंड करता है, पुरुष के गुण सूत्र पे डिपेंड करता है। 23वीं जोड़ी में गुणसूत्र समान अथवा विभिन्न हो सकता है। गुणसूत्रों की इस जोड़ी को सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। 23वीं जोड़ी में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, उन्हें X और Y गुणसूत्रों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसको अपनी मदर से गुणसूत्र मिला X और फादर से गुणसूत्र मिल गया X, तो वो चाइल्ड कैसा होगा? वो फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है, फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर उसे अपनी मदर से X मिलता है और फादर से Y मिल जाता है गुणसूत्र, तो वो कैसा चाइल्ड होगा? वो मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, लड़की का जन्म तब होता है जब X गुणसूत्र के साथ एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है और लड़के का जन्म तब होता है जब Y गुणसूत्र के साथ एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है। लिंग हार्मोन में अतिरिक्त अन्य हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों के लिए केवल सेक्स हार्मोन ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, कुछ अन्य हार्मोन भी होते हैं, जिसमें है थायरॉक्सिन। ये थायराइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है बच्चों, और इस बीमारी को गॉइटर कहा जाता है अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाती है तो। इंसुलिन या हार्मोन हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, शुगर को बैलेंस बना के रखते हैं, और यह हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह अग्नाशय ठीक प्रकार से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जा सकता है और जिससे मधुमेह, डायबिटीज नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये ग्लैंड्स है। ठीक है, ये मेल की ग्लैंड्स है, ये फीमेल की ग्लैंड्स है, इसको अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एड्रेनल। गुर्दे के शीर्ष पर एड्रेनल ग्रंथि द्वारा एड्रेनलिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। ठीक है, जिसको फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य होता है। थायरोटॉपिक हार्मोन, यह पिट्यूटरी नामक मास्टर ग्रंथि है, ग्लैंड में होता है, और थायराइड एवं एंड्रिल ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावरण करती है। अब
जननात्मक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना चाहिए बच्चों। सभी चीजें हमें जो न्यूट्रिशियस वैल्यू जिसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। और सबसे ज्यादा क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए, डेली नहाना चाहिए और अभी अपने सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर अ हेल्दी बॉडी, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, ढेर सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, नशीली दवाओं और ड्रग्स का निषेध करना चाहिए। ठीक है बच्चों, भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आप इसके लिए सदैव ना कहिए। धूम्रपान निषेध कीजिए, नशीली दवाएं निषेध कीजिए, शराब का बिल्कुल भी सेवन ना कीजिए। एड्स, आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो किससे होता है? एचआईवी नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। और यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए उपयोग की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। और वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध, जिसको एड्स है उसके साथ अगर हम लैंगिक संबंध बनाते हैं तो आपको एड्स होने की संभावना हो सकती है। पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे से पढ़िएगा, पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। और बच्चों, आपकी ये उम्र है डेवलपमेंट की, अच्छे से ज्यादा हेल्दी फूड इनटेक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए और खुश रहिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।